नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती की पहली पूछताछ जो कि इतनी लंबी चली है, वो भी प्रवर्तन निदेशालय। देखिए क्या गजब का केस है कि इसमें मुंबई पुलिस है, बिहार पुलिस है, ईडी है, अब सीबीआई भी है और अलग अलग बयान है कि मुझे इससे जांच नहीं करानी, उससे कराओ, ये कराओ। भयंकर लड़ाई चल रही है। इस बीच आज क्या घटनाक्रम क्या हुआ, आइए सबसे पहले आपको दिखाएं कि आज हुआ क्या क्या है, क्योंकि खबरों की खबर में जाने के लिए खबर जानना जरूरी है। तो सुशांत सुसाइड केस में ईडी से पूछताछ हुई है रिया चक्रवर्ती की। कौन है ये उनकी सहयोगी हैं, उनकी मित्र हैं, उनकी गर्लफ्रेंड बताई जाती थी। क्या मनी लॉन्ड्रिंग हुई, यह सबसे प्रमुख सवाल है जो कि ईडी जानना चाहता है। रिया से 2 प्रॉपर्टी के बारे में पूछताछ होनी है कि 2 प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में ईडी पूछताछ कर रही है। रिया की आय का स्रोत पूछा गया है कि आपकी इनकम कहां से आई, ये प्रॉपर्टीज में आपकी इनकम कहां से आई, ये ईडी जानना चाहती है, जिसके लिए 8 घंटे से ज्यादा लंबी पूछताछ चल रही है। 2 कंपनियों में सुशांत के पैसों का इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, इसकी जानकारी ईडी लेने की कोशिश कर रही है उनसे और उनके परिवारजनों और मित्रों से। अब आइए आपको बताते हैं शौविक चक्रवर्ती, इनसे भी पूछताछ हो रही है। ये रिया के भाई हैं। इनसे भी यह पूछा गया है कि 2 कंपनियां बनाई गई, उसमें ये शामिल थे या नहीं थे। ऐसे तथ्य हैं कि ये शामिल थे। सुशांत के पैसों का इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, यह सवाल इनसे पूछा। ये मैं आपको लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग बता रहा हूं प्रवर्तन निदेशालय की। सीबीआई ने आरोपी बनाया है इनको, तो यह एक इंपॉर्टेंट मामला है। अब आते हैं श्रुति मोदी, जो कि अभी बाहर निकली पूछताछ के बाद, अभी हाल एकदम तुरंत ही निकली हैं। पूर्व बिजनेस मैनेजर थी वो। सीबीआई ने भी उनको आरोपी बनाया है इस पूरे मामले में। पैसों के लेन देन के बारे में पूछताछ की जा रही है कि कैसे मनी ट्रांजैक्शन कैसे हुआ, क्योंकि वो मैनेजर थी तो संभवतः उनको पता होगा ये सारी चीजें। अब और आपको बता दें जिनसे पूछताछ हुई है, ये वो लोग हैं संदीप श्रीधर, सुशांत के चार्टेड अकाउंटेंट, और सैमुअल मिरांडा जो कि केयर टेकर हैं। इन लोगों से भी पूछताछ की गई है। जिनसे अभी पूछताछ बाकी है, आपको उनके नाम भी बता दें। रिया के चार्टेड अकाउंटेंट, यानी कि अभी प्रक्रिया खत्म नहीं हुई, आगे भी चलेगी, और सिद्धार्थ पिठानी जो कि सुशांत के दोस्त हैं सिद्धार्थ। तो यह है पूरा घटनाक्रम जो आज हुआ है और आगे मुमकिन है होना। तो आइए अब आपको सुना देते हैं कुछ बयान और शुरू करते हैं आज का खबरों की खबर। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे क्वारंटाइन किया गया, ऐसा नहीं है कि मुझे क्वारंटाइन किया गया। हाँ, ये जरूर है कि इन्वेस्टिगेशन को क्वारंटाइन किया गया और बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उसमें हम लोग को बाधा पहुंची। हम लोग जितना अच्छा कर सके, जितना कम समय में जितना ज्यादा कर सके, उतनी जांच हम लोगों ने की थी। और अगले 3 दिन में सुप्रीम कोर्ट को भी हलफनामा दायर करना है, तो हम लोग रिटर्न में बता रहे हैं कि हम लोगों ने क्या क्या काम किया था, वो सुप्रीम कोर्ट में दायर हो जाएगा। आप ही को क्वारंटाइन किया गया, ऐसा कुछ नहीं? हाँ, इससे इन्वेस्टिगेशन बाधित हुआ, ये मैं कहूंगा कि ये गलत हुआ, इससे इन्वेस्टिगेशन बाधित हुआ। लेकिन ये कोई व्यक्तिगत नहीं है, ये एक प्रक्रिया थी इन्वेस्टिगेशन, जो कानूनी हक हम लोगों का था, तो उसमें बाधा उत्पन्न हुई। लेकिन बाधाएं तो आती रहती हैं, बाधाओं से। तो अभी आप जिनको सुन रहे थे, ये हैं विनय तिवारी। ये बिहार पुलिस से आए थे मुंबई में, और इनके हाथ पे क्वारंटीन का ठप्पा लगा करके मुंबई पुलिस ने इनको एक जगह बंद कर दिया। उसके बाद अब ये निकले हैं और इन्होंने ये बयान दिया है। बहरहाल ये कहानी कहां जा रही है, इसको समझने के लिए सुनील सिंह, एसोसिएट एडिटर क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन, हमारे साथ जुड़ गए हैं। पल पल की खबर सुनील सिंह को है और ये बहुत अच्छे से समझते हैं कि क्या हो रहा है, हमको विस्तार से जानकारी देंगे। और हमारे साथ आभा सिंह भी हैं, वकील हैं और सामाजिक कार्यकर्ता। आभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरों की खबर में। सुनील सिंह, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। पूछताछ का एक चरण ऐसा लगता है ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का खत्म हुआ, लेकिन अभी भी बाकी जांच जारी है। एकदम स्पेसिफिकली आप बताएं, क्योंकि इतनी सारी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, कौन सी एजेंसी क्या काम कर रही है और उनकी जांच कहां पहुंची है? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले में फिलहाल 3 एजेंसी काम कर रही हैं, वैसे आप 4 कह सकते हैं। जिस दिन खुदकुशी हुई उसी दिन से मुंबई पुलिस, जिसका कि क्षेत्राधिकार बनता है, उसने जांच शुरू कर दी और ये साबित हो गया कि खुदकुशी हुई है, कोई किसी तरह की साजिश या गड़बड़ी नहीं है। हाँ, लेकिन डिप्रेशन की वजह से उन्होंने की, तो डिप्रेशन क्यों था इसकी जांच चल रही है
और उसी जांच के दौरान कुछ ऐसी बातें तथ्य उभर कर सामने आए, खास करके शेखर कपूर जो फिल्मकार है उनका जब ट्वीट सामने आया तब जांच ये शुरू हो गई कि क्या कारोबारी रंजिश भी कहीं थी जिसका खामियाजा, जिसका असर तो उनके दिमाग पर नहीं था, जिसकी जांच चल रही थी। इसी संदर्भ में पुलिस ने 56 लोगों का बयान दर्ज किया, लेकिन उसमें रिया चक्रवर्ती भी थी और रिया चक्रवर्ती का कम से कम 3 से 4 बार बयान हुआ है। उसमें सुशांत सिंह के सीए भी थे संदीप श्रीधर, उनका भी बयान हुआ था और पूरा अकाउंट भी चेक किया गया था। कहीं कोई किसी तरह की गड़बड़ी नहीं मिली, न तो आर्थिक लेन देन की गड़बड़ी और न ही कुछ ऐसे आर्थिक तंगी, यानी कि जो हम फाइनेंशियल क्राइसिस कहते हैं उस तरह की किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं मिली। मुंबई पुलिस की जांच जारी थी, वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रही थी। इसी बीच सुशांत के परिवार ने पटना में एफआईआर दर्ज करा दिया और पटना में एफआईआर दर्ज करने के बाद पटना पुलिस ने, जो कायदे से उनको 00 के तहत एफआईआर दर्ज करना चाहिए था और ताकि वो ट्रांसफर होकर मुंबई के पास आ जाता, तो जो भी परिवार की शिकायत थी उस संदर्भ में उसी के अनुसार मुंबई पुलिस भी यहाँ पर जांच शुरू कर सकती थी। लेकिन पटना पुलिस ने नंबर देकर एफआईआर शुरू किया और उन्होंने अपनी समानांतर जांच शुरू कर दी और अपने अधिकारियों को भी यहाँ भेज दिया। तो यहाँ पर उन्होंने आकर बैंक से स्टेटमेंट जमा करना शुरू किया और बाकी चीजें की। हालांकि स्थानीय पुलिस ने उनको सहयोग नहीं दिया क्योंकि इनको लगा कि कहीं कहीं मुंबई पुलिस को लग रहा था कहीं कहीं हमारे क्षेत्राधिकार का उल्लंघन है, जिसका नतीजा हमने अंत में देखा कि जब पटना सिटी एसपी को भेजा गया तो उनको क्वारंटीन कर दिया गया। वो एक विवाद अलग है, जो आज ही जो क्वारंटीन से छूटे हैं और यहाँ से बिहार लौटे हुए हैं। इस बीच मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में और बिहार सरकार ने मामले को सीबीआई को सौंप दिया। तो अब जो है पटना पुलिस से सब कुछ सीबीआई के हाथ में चला गया है। अब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर लिया है और वही शिकायत जो पिता की थी उसी शिकायत को आगे बढ़ाते हुए उन्हीं सभी लोगों को आरोपी बनाते हुए वो अब जांच शुरू करेगी। लेकिन एक बात जो उभर कर सामने आ गई वो ये कि पिता ने जो आरोप लगाया कि 17 करोड़ उस बैंक में खाते में थे, जिसका कि 15 करोड़ रुपए रिया चक्रवर्ती ने की आर्थिक गड़बड़ी की है। तो ये जो आर्थिक गड़बड़ी की बात जब उभर कर सामने आई तो अचानक से ईडी प्रवर्तन निदेशालय जो है वो आ गया पिक्चर में और उसने एक मामला दर्ज किया पीएमएलए के तहत यहाँ पर जांच शुरू कर दी है। तो प्रवर्तन निदेशालय भी अभी तक संदीप श्रीधर जो कि सीए सुशांत के सीए हैं उनसे पूछताछ हो चुकी है। यहाँ पर सैमुअल मिरांडा जो कि केयर टेकर थे सुशांत के, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि वो रिया चक्रवर्ती के करीबी थे और रिया चक्रवर्ती ने ही उन्हें रखवाया था। तो वो बहुत कुछ राजदार हैं रिया के तो उनसे पूछताछ हो चुकी है 2 दौर की। इसके अलावा श्रुति मोदी जो कि बिजनेस मैनेजर रही हैं सुशांत की, उनसे आज पूछताछ हुई है। कुछ देर पहले यहाँ गई हैं, जब उनको बहुत घेरा गया, पूछने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि मैंने जो भी यहाँ पर पूछा गया वो बता दिया है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। इसके अलावा रितेश शाह जो कि रिया चक्रवर्ती के सीए हैं उनसे भी पूछताछ हुई आज, वो भी साथ में थे और श्रुति मोदी के साथ ही वो भी यहाँ से चले गए। तो अब जो है रिया चक्रवर्ती जो कि इस पूरे मामले में सबसे अहम आरोपी बताई जा रही हैं और सबका पूरी की पूरी साजिश उन्होंने रची और जिस तरह से परिवार का जो आरोप है तो उनसे यहाँ पूछताछ अभी चल रही है। उनके साथ उनके भाई घंटे से चल रही है सुनील, बहुत जल्दी से अगर आप 12 बजे के करीब आई थी, 2 घंटे के बाद शोभिक चक्रवर्ती के 2 घंटे के बाद वो बाहर गए थे, कुछ दस्तावेज लेकर आए हैं। तो अभी भी शोभिक चक्रवर्ती अंदर हैं और रिया चक्रवर्ती से आभा सिंह आपने सुना सुनील सिंह ने बहुत ही विस्तार से, और ये बहुत जरूरी है, ये खबर ऐसी, इसमें इतनी एजेंसीज हैं कि इसमें क्लैरिटी नहीं मिलती, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या कौन किधर कर रहा है। तो सुनील सिंह ने ये जो विस्तार से समझाया ये समझना बहुत जरूरी है। अब आभा सिंह मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये सबसे बढ़िया तरीका है जांच करने का और चीजों का पता लगाने का? एक आप इसमें मेरा तो यही कहना है कि बिहार पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, ईडी और सीबीआई, अब एक एनआईए और इंडियन आर्मी बची है जो आप रिया चक्रवर्ती के पीछे लगा दीजिए। विजय मल्ल्या हजारों करोड़ का फ्रॉड करके चले गए, ईडी सोती रही, एयरपोर्ट से निकल गए। यहाँ से जिस मेहुल चोकसी निकल गए उस वक्त तेजी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे ईडी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक भी रुकने को नहीं तैयार हुई और उससे पहले जो है एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेट करने आ गई। और मैं पूछना चाहूंगी ईडी से, क्योंकि सेक्शन 3 ऑफ पीएमएलए एक्ट कहता है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, तो कौन सी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है ये क्या आप कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की जो इनकम थी वो गलत इनकम थी? क्या वो उन्होंने इंटीमेट नहीं की थी? और जो कंपनीज बनी वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज क्या रजिस्टर हुई, तो वहां पे क्या उनके ऊपर बंदूक रख के वो कंपनी बनाई गई? क्या सुशांत सिंह को जबरदस्ती दस्तखत कराए गए? तो इसको पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना था। 406 आईपीसी का केस बना है, इसमें अबेटमेंट टू सुसाइड बना है,
शेड्यूल ऑफेंस कौन सा है मैं जानना चाहूंगी। कौन सी शेल कंपनी बनी? जिस तरह से ईडी कूदी है, साफ दिख रहा है कि एक राजनीतिकरण हो रहा है। बिहार इलेक्शन सामने है और उसमें जो है कारण फिर से बताइए, क्या लगता है आपको क्यों ऐसे मल्टी एजेंसी प्रोब हो गई है? देखिए, क्योंकि बात इसमें साफ है, महाराष्ट्र सरकार जो है इसको सीबीआई को दे नहीं रही थी और किसी कारणोंवश लोग इस केस को सीबीआई में ले जाना चाहते थे। इसलिए बिहार में आनंद फानन में ये एफआईआर रजिस्टर कराई गई और जब बिहार को इन्वेस्टिगेट नहीं करना था तो उससे करी क्यों? तुरंत सीबीआई को देने के लिए। ये साफ दिख रहा है। नहीं तो बिहार चुनाव में इसका लाभ कैसे पहुंच सकता है? आपने बिहार चुनाव का जिक्र किया। बिहार से थे, सुशांत सिंह बिहार से बिलोंग करते थे और बिहार में इलेक्शन होने हैं और बिहार के नेता। नहीं, मैं आपसे आबा जी ये पूछना चाहता हूं, देखिए 30 या 35 दिन लगा करके सुशांत के पिताजी जो हैं उन्होंने एफआईआर की। ऐसा तो नहीं है कि बिहार पुलिस ने अपने आप ही एफआईआर दर्ज कर ली। सुशांत के पिता ने 30-35 दिन बाद बिहार पुलिस में जाकर के एफआईआर की। अब सुनील सिंह जो कह रहे हैं उनका कहना सही है, 0 एफआईआर हो जाती और यह मामला मुंबई ट्रांसफर हो जाता। कानूनी रूप से यही होता आया है। तो आपको लगता है ये एक फाउल प्ले की बात हुई? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है बिहार पुलिस ने जिस तरह का काम किया कि 0 एफआईआर न करके, जुरिडिक्शन न डिसाइड करके अपने आप अफसर भेज दिए। मैं पूछना चाहूंगी, क्या डीजी बिहार ने डीजी महाराष्ट्र से बात करके बताया था कि हमारी टीम आ रही है? वो आईपीएस अफसर आया, क्या उसने पहले पूछा था हम आपके स्टेट में आ रहे हैं? आपने अपना नोटिस दिया था? नहीं दिया। ये एक साजिश खेली गई है महाराष्ट्र पुलिस के साथ और अगर इसमें इन्वेस्टिगेशन करना था तो उनके फादर को यहां भी तो बताना चाहिए था और 15 करोड़ का पैसे का ट्रांजैक्शन बैंक में आएगा तो सामने आता। लेकिन इशू इज, आज जो पुलिस कहती है कि रिया 8 तारीख को अपना घर छोड़ के चली गई, 8 तारीख से 12 तारीख तक सुशांत की बहन उनके साथ रह रही थी। अबेटमेंट टू सुसाइड के केसेस हम भी ट्रायल कोर्ट में देखते हैं। आप उसको कहां से, वो वहां से फोन पे मैनेज कर रही थी कि वो अबेटमेंट कर रही थी। आज महाराष्ट्र पुलिस की, मुंबई पुलिस की रिपोर्ट भी निकली है टाइम्स ऑफ इंडिया में कि अबेटमेंट का केस बनता नहीं है। ठीक है, आबा सिंह, मैंने आपकी बात सुनी। आबा सिंह और सुनील सिंह, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात जरूर हो रही है जांच की, बहुत जरूरत से ज्यादा जांच हो रही है ऐसा कुछ लोगों का मानना है, लेकिन इस जांच से निकलेगा क्या और जांच के पीछे की नीयत क्या है, मेरे ख्याल उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, अभी हाजिर होते हैं। और आइए अब बात करें केरल और कर्नाटक में हुई भारी बारिश की, जहां इंसान तो परेशान है ही, जानवरों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहले आपको दिखाते हैं केरल के एर्नाकुलम के जंगल की तस्वीर, जहां एक जंगली हाथी भी बह गया। पेरियार नदी में इस हाथी की लाश बहते लोगों ने देखी अपनी आंखों से, कुछ ने कैमरा में कैद भी किया। तो इसको एर्नाकुलम के पास नेरियामंगलम इलाके में निकाला गया। वहीं कर्नाटक के दावणगेरे में कुछ बंदर नदी के बीच में एक पेड़ पर फंस गए हैं। यह घटना राजनाहल्ली के पास तुंगभद्रा नदी की है। बताया जा रहा है कि बंदर 2 दिनों से फंसे हुए हैं। वन और अग्निशमन विभाग के लोग बंदर को बचाने में लगे हुए हैं। दिक्कत यह है कि बंदर उन्हें देखकर और डर जाते हैं और एक डाल से दूसरे डाल पर भाग जाते हैं।